वेकेटिंग ऑफ सीट्स। कई कारण हैं जिनकी वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अपनी सीट को वेकेंट करना पड़ता है। पहला है डबल मेंबरशिप और इसमें 4 सिनेरियोज हैं। पहला, कोई ऐसा इंसान जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इलेक्ट हो जाए। तो बड़ा सिंपल है, विद इन 10 डेज डिसाइड करो कि आपको लोकसभा का मेंबर रहना है या राज्यसभा का, अदरवाइज आपकी राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। पहला सिनेरियो। दूसरा, कोई इंसान जो कि ऑलरेडी किसी एक हाउस का मेंबर है और दूसरे हाउस से इलेक्ट हो जाए। तो बहुत सिंपल है, जिस हाउस से वो ऑलरेडी मेंबर है वो सीट उसकी ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। तीसरा, कोई इंसान 2 सीट से इलेक्ट हो गया है। तो बहुत सिंपल है, डिसाइड करो कि आपको किस सीट से मेंबर रहना है, अदरवाइज दोनों सीट्स वेकेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मोदी साहब ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, वाराणसी और वडोदरा, और दोनों जगह से चुनाव जीते। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया कि वो वाराणसी से मेंबर रहेंगे। अगर डिसाइड नहीं करते तो दोनों सीट्स वेकेंट हो जाती। और चौथा सिनेरियो, कोई इंसान अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जगह से इलेक्ट हो गया है। तो बहुत सिंपल है, विद इन 14 डेज डिसाइड करो कि आपको पार्लियामेंट से मेंबर रहना है या स्टेट लेजिस्लेचर से, अदरवाइज आपकी पार्लियामेंट की सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। और ये 4 सिनेरियोज हैं जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अपनी सीट को वेकेंट करना पड़ता है डबल मेंबरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो सीट भी वेकेंट हो जाती है। और डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में ही पढ़े हैं, कई जगह पे दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, 10th शेड्यूल, डिफेक्शन के ग्राउंड्स, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी इससे पिछले वाले सेशन में। तीसरा, एब्सेंस। अगर कोई मेंबर अपने हाउस की सभी मीटिंग से पिछले 60 दिनों से विदाउट परमिशन एब्सेंट है तो उसकी सीट को भी वेकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखी जाए, ये जो 60 दिन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा टाइम पीरियड जब हाउस 4 से ज़्यादा दिन तक या तो एडजेंट रहा या प्रोरोग्यूड रहा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 4 से ज़्यादा दिन तक अगर प्रोरोग्यूड या एडजेंट रहा है तो इन 60 दिनों में उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। 3 सिनेरियोस। डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप को एक बार फटाफट से रिवाइज करें। कोई इंसान अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे इलेक्ट हो गया है तो 10 दिन में डिसाइड करो, अदरवाइज राज्यसभा की सीट वेकेंट हो जाएगी। कोई ऐसा इंसान जो किसी एक हाउस का मेंबर है और दूसरे में इलेक्ट हो गया है तो पहले वाले हाउस की सीट वेकेंट हो जाएगी। कोई इंसान अगर 2 सीट से इलेक्ट हो गया है तो डिसाइड करो, अदरवाइज दोनों सीट वेकेंट हो जाएंगी। और कोई इंसान अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जगह पे इलेक्ट हो गया है तो विद इन 14 डेज डिसाइड करो, अदरवाइज पार्लियामेंट की सीट आपकी वेकेंट हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में पढ़े ही हैं। एब्सेंस, अगर कोई मेंबर अपने हाउस की सभी मीटिंग से 60 दिन तक विदाउट परमिशन एब्सेंट है तो उसकी सीट भी वेकेंट हो जाती है। इसके अलावा रेजिग्नेशन, अगर कोई मेंबर रिजाइन करना चाहता है तो भी सीट वेकेंट हो जाएगी। अच्छा, रेजिग्नेशन राज्यसभा में दिया जाता है चेयरमैन को और लोकसभा में दिया जाता है स्पीकर को, ये ध्यान रखा जाए। अगर रिजाइन करना है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो राज्यसभा में रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? चेयरमैन को, और लोकसभा में स्पीकर को। लेकिन हाँ, ये जो स्पीकर हैं, ये जो चेयरमैन हैं, दे मे नॉट एक्सेप्ट इट इफ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नॉट वॉलेंट्री और जेन्युइन। अगर चेयरमैन को या स्पीकर को ये लग रहा है कि आपने जो रेजिग्नेशन दिया है वो स्वेच्छा से नहीं दिया है या जेन्युइन नहीं है, तो हो सकता है वो आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करें। कुछ और केसेस भी हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन को ही किसी कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, खारिज डिक्लेयर कर दिया, तो भी सीट क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाएगी। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हाउस से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, ऐसा हुआ भी है। 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी, इनको एक्सपेल किया गया राज्यसभा से। 1978 में, बड़ा फेमस है, इंदिरा गांधी जी को एक्सपेल किया गया। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। तो कोर्ट से अगर इलेक्शन को ही खारिज कर दिया गया है या हाउस से एक्सपेल कर दिया गया है, या अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, तो भी उसकी सीट क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाएगी। या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी स्टेट के गवर्नर की तरह से अपॉइंट कर दिया गया है, तो भी उसकी सीट क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, इफ़ अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, अगर कोई ऐसा इंसान जो पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड है और वो इलेक्ट हो गया है कैसे भी, तो उसके इलेक्शन को हाई कोर्ट वॉइड डिक्लेयर करता है।
कौन डिक्लेयर करता है? हाई कोर्ट। हालांकि वो इंसान अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन पहले डिक्लेयर कौन करेगा वॉइड? हाई कोर्ट करेगा। और ये बताया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। ये ध्यान रखा जाए कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड पर्सन पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गया है तो उसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। और ये कहाँ बताया गया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। और ये बात हुई वेकेटिंग ऑफ सीट्स के बारे में। इसके बाद बात आती है ओथ, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। अपन बहुत सिंपली याद रखेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और ओथ है क्या? ओथ को याद नहीं रखना, लेकिन एक बार देख लेते हैं। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति पूरा भरोसा। दूसरा, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। और तीसरा, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जो भी ड्यूटीज होंगी उनको फेथफुली पूरा करना, डिस्चार्ज करना। एक चीज और है, अनलेस अ मेंबर टेक्स द ओथ ही कैनॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। जब तक कोई मेंबर ओथ नहीं लेता तब तक वो हाउस में वोट नहीं डाल सकता, वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और उसको पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज नहीं मिलते हैं। पहले ओथ लेगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद एक और चीज़ है, अ पर्सन इज लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे इफ ही सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर इन अ हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर इन फॉलोइंग कंडीशंस में कोई मेंबर हाउस में बैठता है, वोट डालता है, तो उस पर 500 रुपये का फाइन लगेगा पर डे। और वो कंडीशंस क्या हैं? पहला, बिफोर टेकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन। ओथ लेने से पहले कोई इंसान अगर हाउस में बैठ रहा है या उसमें वोट डाल रहा है तो 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा पर डे। दूसरा, व्हेन ही नोज दैट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड और दैट ही इज़ डिस्क्वालिफाइड फॉर इट्स मेंबरशिप। अगर किसी को पता है कि वो हाउस में मेंबर बने रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं है या मेंबरशिप से डिस्क्वालिफाइड है और बैठा हुआ है, वोट डाल रहा है, तो भी हर दिन के लिए 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। तीसरा, व्हेन ही नोज दैट ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग इन द हाउस बाय वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ, किसी भी पार्लियामेंट्री कानून के तहत अगर उसको पता है कि वो हाउस में बैठने के लिए और हाउस में वोट डालने के लिए प्रोहिबिटेड है और बैठा हुआ है, तो भी उसको 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा पर डे। और इसको पढ़ने के बाद मुझे बड़ी हंसी सी आती है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, कोई आदमी डिस्क्वालीफाइड है और हाउस में बैठा हुआ है और उस पर फाइन लगा रहे हैं सिर्फ 500 रुपये पर डे। जो आदमी इतना करप्ट है उसके लिए 500 रुपये कमाना करप्शन से कौन सी बड़ी बात है, लेकिन है अपने आप लिखा हुआ है। और ये बात हुई ओथ की। कौन दिलाता है ओथ? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। इसके बाद बात आती है सैलरीज एंड अलाउंसेस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, ये डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बताता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कितनी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे रिलेटेड कोई बातचीत नहीं की गई। हालांकि 1976 के बाद पार्लियामेंट ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पेंशन देना शुरू कर दिया है। पार्लियामेंट लेकर आया सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, और इसमें बताया गया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेज मिलेंगे, क्या पेंशन मिलेगी। 2018 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी को इंक्रीज किया गया और आज इनको मिलती है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है 75,000 पर मंथ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हैं फिरते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है 75,000 पर मंथ। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस मिलता है 60,000 पर मंथ। इसके अलावा भी कई अलाउंसेस मिलते हैं और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन सर्विसेज, व्हीकल एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह। 2018 में पार्लियामेंट ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की पेंशन को भी इंक्रीज कर दिया और आज की डेट में इनको पेंशन मिलती है 25,000 पर मंथ। एक बात। दूसरा ये कि लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों के जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जैसे लोकसभा में होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, इनकी सैलरी को कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन ऑफिसर्स की जो सैलरी है इट इज़ चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के एनुअल वोट की ज़रूरत नहीं है इनको।
ये एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी चीज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज है उसके लिए पार्लियामेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारा जो पार्लियामेंट है वो लेकर आया सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953। यही ऑफिसर्स हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, इनके लिए एक्ट लाया गया सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953। 2018 में चेयरमैन की सैलरी, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी सैलरी इंक्रीज की गई और कर दी गई 4 लाख रुपीज़ पर मंथ। और बाकी के जो अदर ऑफिसर्स हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन, इनको सेम सैलरी मिलती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलती है। हर एक ऑफिसर को एक्सेप्ट चेयरमैन डेली अलाउंस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है और उतना ही मिलता है जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है। इसके अलावा इनको समटरी अलाउंस भी मिलता है, समटरी अलाउंस भी मिलता है। स्पीकर को जो समटरी अलाउंस मिलता है वो मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। जितना कैबिनेट मिनिस्टर को समटरी अलाउंस मिलता है उतना ही स्पीकर को मिलता है। और डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन इनको समटरी अलाउंस मिलता है जितना किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिलता है। और ये हुई आज की बातचीत। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।